नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग को। और द्विवेदी युग के संग संग द्विवेदी युग में जो दो प्रमुख घटनाएं हुई, एक नागरी प्रचारिणी सभा की और एक सरस्वती पत्रिका की, उन दोनों घटनाओं को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। यानी हम लोग आज जो है नागरी प्रचारिणी सभा के बारे में भी पढ़ेंगे और सरस्वती पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे और द्विवेदी युग को, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को और द्विवेदी युग के तथ्यों को तो हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ही। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग पढ़ें, अपनी बेहतर शानदार क्लास बनाएं, लेकिन उससे पहले सिर्फ 10 सेकेंड में मैं जो है एक दो जानकारियां आपको दे दूं, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो बताना आपको ये है कि अगर आप नेट जेआरएफ 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है जरूर हमारे संग जुड़े। हमारे संग जुड़ने के आपके फायदे ये हैं कि आपको यहाँ पर पेपर सेकंड का कंप्लीट पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाएगा, वो चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, काव्य शास्त्र हो या फिर विधाएं हो। आपको यहाँ पर पीडीएफ वगैरह भी दी जाएंगी और इस चैनल पे प्रत्येक रविवार को प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है, आपका रिवीजन जो है लगातार होता रहे, इसीलिए यहाँ पे आपको प्रत्येक रविवार प्रश्नोत्तरी करवाई जाती है। इन सब में सबसे विशेष बात यह है कि सारी चीज़ें जो ये हैं ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क हैं। इसके लिए आपको कोई शुल्क दे नहीं होगा, कुछ नहीं देना होगा। खाली आपको करना ये है, चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है। तो ये जो है मुझे बताना था। अब हम लोग शुरू करेंगे आज की बेहद शानदार क्लास। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग को। तो द्विवेदी युग को हम लोग शुरू करें। शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या मानी है। जैसे जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो द्विवेदी युग मानते हैं कि 1900 से शुरू हुआ और 1920 पे खत्म हुआ, यानी वहां से छायावाद की शुरुआत हो गई। वहीं पे जो है नागरी प्रचारिणी सभा ये मानती है कि द्विवेदी युग 1900 से शुरू हुआ और इसका समापन जो है 1918 में हो गया। वहीं पे दिनकर ये मानते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई वो 1903 से हुई और इसका जो समापन हुआ वो 1920 में हुआ। वहीं पे अज्ञेय कहते हैं कि इसकी शुरुआत 1900 से हुई और इसका जो समापन हुआ वो 1916 से हुआ। कुल मिला के मोटा माटी बात ये है कि भैया 1900 में जो है सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन होना प्रारंभ हो गया था। तो जो इस युग की शुरुआत मानी जाती है वो 1900 से ही मान ली जाती है। और 1918 में जयशंकर प्रसाद की कृति झरना का जो है प्रकाशन हो गया था। इसीलिए द्विवेदी युग की जो समय सीमा मानी जाती है वो 1900 से 1918 मानी जाती है। कुछ लोग 1920 मान लेते हैं। वो इसलिए मान लेते हैं क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 तक किया था। इसीलिए कुछ लोग 1920 तक इसकी समय सीमा को लंबा खींचते हैं। तो ये बात भैया हो गई द्विवेदी युग की समय सीमा के बारे में। अब हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं आगे और अगली चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं कि द्विवेदी युग के जो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामकरण किए हैं उनको पढ़ लेते हैं कि किस विद्वान ने द्विवेदी युग को क्या कहा। जैसे अपने रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को कहा है नई धारा द्वितीय उत्थान। वहीं पे डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को कहा है जागरण सुधार काल। ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी युग को कहा है आदर्शवादी काव्य परंपरा युग। और नामवर सिंह ने द्विवेदी युग को कहा है खड़ी बोली युग। और मुकुटधर पांडे ने द्विवेदी युग को द्विवेदी युग कहा है। बात समझ में आई? तो अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि द्विवेदी युग को द्विवेदी युग की संज्ञा सबसे पहले किसने दी, तो मुकुटधर पांडे ने दी। और द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो एक विराट व्यक्तित्व था उसके ऊपर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। तो ये जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा द्विवेदी युग को दिए नाम हो गए। कहानी समझ में आई?
तो कहानी को बढ़ाते हैं और आगे। द्विवेदी युग में दो प्रमुख घटनाएं हुई, जिनमें से एक है नागरी प्रचारिणी सभा और एक है सरस्वती पत्रिका। नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना हुई वो 1893 में हुई और सरस्वती पत्रिका की स्थापना, जो प्रकाशन इसका हुआ, वो 1900 से हुआ। अब ये दोनों बातें इसी क्लास में पढ़ ली जाए। मैंने पहले ये सोचा था कि इनको हम अलग से पढ़ेंगे, एक क्लास बनाएंगे नागरी प्रचारिणी सभा पे, एक क्लास बनाएंगे सरस्वती पत्रिका पे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसको इसी क्लास में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नागरी प्रचारिणी सभा को। ठीक है भैया, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नागरी प्रचारिणी सभा को। तो शुरू करें नागरी प्रचारिणी सभा को पढ़ना। नागरी प्रचारिणी जो ये संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी 1893 में और तारीख थी 16 जुलाई की। तो पहला फैक्ट आपको याद रखना है, सभा संस्था की स्थापना कब हुई? 1893 में हुई, तारीख थी 16 जुलाई की। और इसकी स्थापना जो है वो क्वींस कॉलेज के 3 होनहार बच्चे थे, जो उस समय सिर्फ कक्षा 9 के छात्र थे। अब बड़ी अद्भुत चीज है, सिर्फ कक्षा 9 के छात्र इतनी बड़ी संस्था की जो है स्थापना कर रहे हैं। वो 3 कौन हिंदी साहित्य के महान व्यक्ति थे? उसमें से एक थे श्याम सुंदर दास, एक थे राम नारायण मिश्र, एक थे शिव कुमार शर्मा। इन 3 लोगों के द्वारा क्वींस कॉलेज के बरामदे में बैठकर इस सभा की, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। कब की गई? 16 जुलाई 1893 में। तो याद क्या रखना है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1893 में। किसने किसने की? तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार शर्मा। आप इसको ऐसे याद रखिए, राम श्याम शिव, आप इसको रट लीजिए, राम श्याम और शिव। तो राम से भैया हो जाएंगे राम नारायण मिश्र और श्याम से हो जाएंगे श्याम सुंदर दास और जो है शिव से हो जाएंगे शिव कुमार शर्मा। तो ये जो है पहली बात हो गई। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। सभा का जो प्रधान कार्यालय है वो जो है बनारस में ही स्थापित किया गया, क्योंकि वो लोग जो है बनारस के ही विद्यार्थी थे, तो इसका जो है प्रधान कार्यालय बनारस में ही बनाया गया। और इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य कार्य था, या फिर इस सभा की जो मुख्य उपलब्धि रही, तो वो यही था कि नागरी लिपि में रचित ग्रंथों की खोज करना और उनका प्रकाशन करवाना, इस जो है सभा का प्रमुख कार्य था। ये लोग जो है गांव गांव, गली गली घूमते थे और वहां से जो है नागरी लिपि में रचित जो है पुराने ग्रंथ हैं उनकी ये लोग खोज करते थे और फिर उनका क्या करते थे, ये लोग प्रकाशन करवाते थे। और इस सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो जो है बाबू राधाकृष्ण दास थे। ये वही बाबू राधाकृष्ण दास हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ममेरे भाई भी हैं। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बाबू राधाकृष्ण दास। तो इतनी बात समझ में आई, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे नागरी प्रचारिणी सभा के प्रमुख कार्यों को और नागरी प्रचारिणी सभा की जो उपलब्धियां हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा ने कौन कौन से महान कार्य किए और इसकी कौन कौन सी उपलब्धियां रहीं। तो पहली इसकी उपलब्धि तो ये रही, या फिर पहला इसका कार्य ये रहा कि इसके द्वारा हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की गई। सभा के द्वारा 1900 से 1916 तक हिंदी में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य चलाया गया, जिसके अध्यक्ष क्रमशः 1900 से 1908 तक रहे थे श्याम सुंदर दास और 1908 से 1916 तक श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी रहे थे। तो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज इनका जो है पहली बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद इसी सभा के द्वारा नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी जो है प्रकाशन किया गया। कब किया गया? 3 साल बाद, यानी 1896 में इस सभा के द्वारा नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी जो है प्रकाशन किया गया। और इस पत्रिका में सभा के द्वारा नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें
शोध परख लेख छपा करते थे। तो ये दो बातें हो गई, आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और कुछ और जान लेते हैं नागरी प्रचारिणी सभा के कार्यों को। इसने जो है आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की, जो हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। आज भी हिंदी में विश्वकोश जो है 12 खंडों में इन लोगों ने प्रकाशन करवाया और सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर का निर्माण किया गया, जिसका प्रकाशन 1929 में 10 खंडों में हुआ। तो ये भी याद रखना, हिंदी विश्वकोश, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश 12 खंडों में और हिंदी शब्द सागर 10 खंडों में। और 1898 में इन लोगों ने पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन किया। तो ये जो है आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें बता दी गई। हर लाइन आपके लिए लगभग प्रश्न थी, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आपको समझ में आया होगा नागरी प्रचारिणी सभा के बारे में। अब जो है हम लोग पहुंचते हैं अगले पड़ाव पे, यानी पढ़ना शुरू करते हैं सरस्वती पत्रिका को। जानते हैं क्या है सरस्वती पत्रिका। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 1900 में इसकी स्थापना हुई और ये जो है एक बच्चन सिंह का कथन है, लेकिन इस कथन से हमको सरस्वती पत्रिका के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि सुखद आश्चर्य है कि सरस्वती जैसी मासिक पत्रिका के प्रकाशन एक बंगाली सज्जन चिंतामणि घोष ने किया। अब यहां से दो बातें समझ में आई। सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया वो किसने किया? चिंतामणि घोष ने किया। और ये जो है कैसी पत्रिका थी? तो ये जो है मासिक पत्रिका थी। ये दो बातें आप लोग यहां से याद रखिएगा। कई बार जो है आपसे प्रश्न आता है, बहुत सारे बच्चे कह देते हैं सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, लेकिन गलत बात है। सरस्वती का जो है सबसे पहले प्रकाशन जो किया वो चिंतामणि घोष ने किया और ये जो है एक बंगाली विद्वान थे, बंगाली सज्जन थे और ये जो है एक तरीके से मासिक पत्रिका थी। तो समझ में आया। चिंतामणि घोष के अनुरोध पर इसके संपादन का भार जो है वो नागरी प्रचारिणी सभा ने स्वीकार कर लिया। यानी चिंतामणि घोष ने इसके संपादन का भार रिक्वेस्ट करके किसको दे दिया? नागरी प्रचारिणी सभा को दे दिया। जो पहले वर्ष जो है इसके संपादक मंडल में रहे उनमें से श्याम सुंदर दास थे, राधा कृष्ण दास थे और जगन्नाथ दास थे, कार्तिक प्रसाद खत्री थे और किशोरी लाल गोस्वामी थे। ये विद्वान सरस्वती पत्रिका के पहले वर्ष जो है संपादन मंडल में रहे, यानी 1900 से लगा के 1901 तक। तो ये बात भैया समझ में आई। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। उसके बाद 1901 से लगा के 1902 तक, ठीक है भैया, 1901 से लगा के 1902 तक इसके संपादन का दायित्व तो अकेले श्याम सुंदर दास ने संभाला, ठीक है। और फिर 3 मार्च 1920 से लगा के 1920 तक इसका लगातार संपादन जो है महापंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा होता रहा और इसने जो है आसमान की ऊंचाइयां छुई और हिंदी साहित्य में जो तमाम विकृतियां थीं, व्याकरण को लेके, शब्दों को लेके, वो बहुत सारी विकृतियां, इनसे प्रभावित जो हिंदी लिखने वाले थे उस समय के बहुत ज़्यादा लोग इनसे प्रभावित हुए और इन्हीं की लीक पे चल के उन लोगों ने हिंदी का सृजन किया। तो ये जो है 3 मार्च 1919 से लगा के 1920 तक यानी 17 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे। उसके बाद ये जो पत्रिका की स्थापना हुई थी वो 1900 में हुई थी और कब हुई थी? 22 जुलाई में की गई थी। तो ये पत्रिका जो है जुलाई और अगस्त और सितंबर बंगाल से ही छपती रही और 1900 से लगा के 1903 तक इसका जो कार्यालय रहा और प्रकाशन स्थल रहा वो काशी रहा। फिर उसके बाद फिर जो है 1903 के बाद ये कहाँ छपने लगी थी? इलाहाबाद में छपने लगी थी और फिर वहीं पे छपती रही। ये बात भैया आप लोग याद रखिएगा। 1903 से 1903 से लगा के भविष्य में 1903 से लगा के भविष्य में ये पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही और होना शुरू हुई और फिर वहीं से प्रकाशित होती रही। तो ये बात समझ में आई। अब एक जो है इस पत्रिका के बारे में
बच्चन सिंह का प्रमुख कथन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि बच्चन सिंह क्या लिखते हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं कि सरस्वती में समसामयिक के प्रति अधिक आग्रह है, परंतु भारतेंदु के गद्य में जो जिंदा दिली, सरसता, हंसमुखता और व्यंग्य है वह सरस्वती में प्रकाशित गद्यों में कहाँ। तो ये जो है बच्चन सिंह का एक सरस्वती पत्रिका के बारे में कथन भी है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं सदी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं सदी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। एक कथन बच्चन सिंह का और है। बच्चन सिंह कहते हैं कि सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य की विभाजन रेखा को मिटा दिया। तो ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, नागरी प्रचारणी सभा और सरस्वती पत्रिका। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई हो तो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं द्विवेदी युग की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो द्विवेदी युग की विशेषता रही है राष्ट्रीयता की प्रबल भावधारा। इसमें जिस तरीके की कविताएं लिखी, इस युग की कविता में जो है राष्ट्रीयता दिखती है। जैसे नाथूराम शंकर की जो है आप ये कविता ले सकते हैं कि देशभक्ति वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो ये जो है द्विवेदी युग की पहली विशेषता है। कौन सी? राष्ट्रीयता या फिर राष्ट्रीयता की प्रबल भावधारा। इन कवियों ने, इस युग के कवियों ने इनके जो साहित्य में वो राष्ट्रीय की जो है प्रबल चेतना देखने को मिलती है। दूसरी बात जो है इनकी विशेषता, अगर पूरे द्विवेदी युग में खोज के सिर्फ एक विशेषता निकाली जाए तो वो है इतिवृत्तात्मकता। अगर आपसे द्विवेदी युग की कभी विशेषताएं पूछी जाएंगी या कभी पूछी गई होंगी तो उनमें आपको ये शब्द जरूर मिलेगा, और ये शब्द शायद आपकी खोपड़ी भी खाता हो कि इतिवृत्तात्मकता होती क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं इतिवृत्त क्या होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं भैया मेरे, इतिवृत्त क्या होता है। इतिवृत्त का मतलब होता है कथा या फिर आख्यान, या फिर आख्यान। तो द्विवेदी युग में जो साहित्य रचा गया, जैसे आगे लिखा भी है कि ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों के माध्यम से प्राचीन गौरव का ज्ञान कराना। जो द्विवेदी युग में साहित्य लिखा गया वो पुरानी कथाओं के माध्यम से, पुराने पात्रों के माध्यम में, इतिहास में दबी छुपी घटनाओं के माध्यम से, एक तरीके से द्विवेदी युग के जो कवि थे उनका मूल उद्देश्य ही था नवजागरण। तो पुरानी घटनाओं के माध्यम से, पुरानी कथाओं के माध्यम से इन्होंने उस समय की आम जनता का जागरण किया। जैसे आप जो है, जिसके उदाहरण के तौर पे आप साकेत को ले सकते हैं या फिर जो है यशोधरा पे ले सकते हैं। तो कथाएं पुरानी हैं लेकिन वर्तमान समय की इसमें जो है बात कही जा रही है। तो यही जो है इतिवृत्तात्मकता है। बढ़ते हैं आगे और अगली विशेषता देखते हैं कि साहित्य में सामान्य मानव की पहली बार प्रतिष्ठा जो है द्विवेदी युग में की गई। जैसे पहले के जो काव्य रहे उसमें जो है ईश्वर जैसे किरदार हुए, या फिर कोई ईश्वर का अवतार हुआ, या फिर कोई राजा हुआ, सामंत हुआ, योद्धा हुआ, इन्हीं लोगों को स्थान दिया गया। लेकिन पहली बार द्विवेदी युग में साहित्य में सामान्य मानव को प्रतिष्ठा मिली। जैसे मैथिली शरण गुप्त जो है किसान पे जो है लिखते हैं, सियाराम शरण गुप्त का जो है अनाथ और स्नेही का कृषक क्रंदन, या फिर नाथूराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य, ये जो है इसके उदाहरण हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं जो है अपनी कविता में सर्गो नरक ठिकाना नाही में कल्लू अलहैत को काव्य का विषय बनाते हैं। तो पहली बार द्विवेदी युग में साहित्य में सामान्य मानव को लिखा गया। पहली बार द्विवेदी युग में साहित्य में सामान्य मानव को जो है प्रतिष्ठा दी गई। तो ये भी एक तरीके से इसकी विशेषता हो जाएगी। उसके बाद इसकी विशेषता रही है नीति आदर्श। जैसे मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि केवल मनोरंजन ही ना कवि का काम होना चाहिए, केवल मनोरंजन ही ना कवि का काम होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो नीति और आदर्श भी इस युग की एक विशेषता रही है।
और नारी के प्रति सम्मान की भावना भी जो है इसकी विशेषता रही है। जैसे जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध इतिहास की उपेक्षिताएं या फिर जो है कवि विषयक कवियों का उर्मिला विषयक उदासीनता, ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध, इसके उदाहरण हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये जो निबंध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कहना था कि जो है कवियों ने पूरे जो है साहित्य जगत में किस तरीके से उर्मिला को जो है उपेक्षित किया है, उर्मिला के प्रति लोग कितने उदासीन रहे हैं, जबकि सीता से ज्यादा जो दुख झेलने वाली तो उर्मिला थी। राम को कम से कम जाने के लिए साथ में अपना पति मिल गया, लेकिन उर्मिला के संग क्या समस्या है, 3 सासों की सेवा भी करनी पड़ रही है, पतियों का भी जो है दामन छूट गया। लेकिन उर्मिला पे ना तो वाल्मीकि ने लिखा, ना जो है तुलसीदास ने लिखा, ना बाद के किसी कवि ने लिखा। तो ये जो है इसमें जो है इन्होंने कहा। फिर इससे प्रभावित होकर हालांकि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा और उसमें जो है उर्मिला के बारे में बहुत सारी बात की गई। 8वां या शायद 9वां सर्ग जो है पूरा उर्मिला पे ही उन्होंने लिखा है। तो ये भी जो है इसकी एक विशेषता हो जाएगी। और गद्य व पद्य में, गद्य व पद्य दोनों में खड़ी बोली का बोलबाला रहा। जो भारतेंद्र युग है, भारतेंद्र युग में जो है गद्य की जो भाषा बन गई थी वो खड़ी बोली बन गई थी, लेकिन जो पद्य की भाषा थी वो उसी तरीके से ब्रज भाषा बनी हुई थी। लेकिन इसमें जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से गद्य में भी जो है खड़ी बोली स्थापित हुई और साथ साथ पद्य में भी खड़ी बोली स्थापित हुई। तो ये जो है इसकी एक विशेषता हो जाएगी। खड़ी बोली आंदोलन अगर बात करें कि किसका चलाया हुआ है, तो ये जो है अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली आंदोलन चलाया था। इसके कुछ और विशेषताएं हैं। वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार, जैसे आप जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है कवि और कर्तव्य, उसमें लिखते हैं कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि एक ही तरीके की कविताएं बहुत लिख ली गई, उसी तरीके से श्रृंगारी ग्रंथ, उसी तरीके से जो है तमाम चीजें एक ही परिपाटी पे आप लोग खूब चल लिए। अब जो है चीजों को चेंज करिए, बदलिए, हर चीज पे कविता की जा सकती है। तो ये भी जो है द्विवेदी युग की एक विशेषता रही है। तो ये जो है आज की क्लास थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, जिससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए ज़्यादा मेहनत कर सकूं। और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर